नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट होता है ना, स्टैटिस्टिक्स मेथड्स, उसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन से देखेंगे। 30 क्वेश्चन देखने वाले ये सेशन हमारा फर्स्ट रहेगा, और इसके जो भी जितने भी बाकी क्वेश्चन रहेंगे हम वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ये आज के हमारे सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं हमारी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो हम स्टार्ट करेंगे, और यदि आपने अभी सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए आपके साथियों का, जिनका भी एग्जाम है स्टैटिस्टिक्स मेथड्स का, उन सभी साथीगण को शेयर कर दीजिए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर लीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता ऑफ ए गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम द टू थ्रो ऑफ ए डाइस। एक पासे को दो बार उछालने पर योग 9 आने की प्रायिकता क्या है। तो हम इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। यदि हम एक पासे को दो बार उछालेंगे तो 9 आना चाहिए, उसका योगफल 9 आना चाहिए। तो यदि एक पासे को हम उछालते हैं तो यदि उस पर आता है 4, और दूसरे पासे को उछालते हैं उस पर आता है 5, तो इनका दोनों का सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ऐसे ही हमें और भी चाहिए अंक वन। तो जैसे कि एक पासे को उछालने पर 3 आ रहा है और दूसरे पासे को उछालने पर 6 आ रहा है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 9। ऐसे ही पहले पासे, फिर इससे पासे को हम उछालेंगे, एक पासे को उछालेंगे तो उस पर 5 आ रहा है, और दूसरे पासे फिर से दूसरी बार उछालेंगे तो उसका जो पासे पर जो अंक आएगा वो 4 आएगा। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे ही एक बार फिर उछालेंगे तो एक पासे पर अंक 6 आएगा, और फिर दूसरी बार उछालेंगे तो 3 आएगा। तो इनका सम कितना हो रहा है, 9। तो ऐसे कितने जोड़ी हो गए हमारे पास, ये चार चार जोड़ी हो गई। ऐसी 4 बार, ऐसे 4 बार हमें 9 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन हो गई या फेवरेबल आउटकम्स हो गया ये हमारा। अब हमारे को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए। तो टोटल नंबर, यदि दोनों साइड दो बार उछालते हैं हम, और एक पास से हमारे कितने साइड से होती है, 6 साइड से होती है, या 6 पक्ष होते हैं। ऐसे ही दूसरे पासे पर भी 6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 36 होंगे। तो जो नेक्स्ट रहेगा हमारा 36। तो अब इसका जो फॉर्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी का क्या रहता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, या फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल हमारा कितने आए थे, तो फेवरेबल हमारा आ गए थे 4 आए थे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आए थे, 36 आए थे। तो जो इसका आंसर आएगा हमारा, तो दो पासे को फेंकने पर से 9 का योग पाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 1/9, 1/9 होती है। 4 9 चौक 36, तो 4 से हम काट देंगे तो 1/9 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा करेक्ट, 1/9। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, मीन ऑफ ए -5 5 7 8 11 एंड 4 इज। तो समांतर माध्य मतलब कि माध्य निकालना हमारे को दिए गए अंकों पर। तो सबसे पहले आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स में मेनली आपको माध्यिका और बहुलक और मानक विचलन और विसरण, इन सभी के फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माध्य का हम देख लेते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ सम ऑफ वैल्यू रहता है, मतलब कि जो योगफल रहता है, मानों का योगफल बटे मानों की संख्या। तो मानों का योगफल कितना रहेगा, तो हम -5 कर देंगे +5। आप देख सकते हैं इधर ये सम ऑफ नंबर से, -5 +5 +7 +8 +11 +4, तो क्या आएगा, टोटल कितना हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स, तो 13 आएगा। और काउंट करना नंबर ऑफ वैल्यूज़, मतलब कि जो मानों की संख्या रहती है कितनी रहती है, तो 1 2 और कितनी है, एक 5 हो गया, दूसरा 5, तीसरा 7 हो गया, चौथा 8 हो गया, और पाँचवा 11 हो गया, और छठा 4 हो गया। तो कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, तो अब हमारा माध्य का फॉर्मूला कितना था, तो सम ऑफ वैल्यूज़ मतलब कि मानों का योगफल बटे मानों की संख्या। तो मानों का योगफल हमारा 30 आया था, मानों की संख्या 6 आई थी, तो 6 पंजे की 30, तो 5 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द मीडियन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज़ 11 7 6 9 12 15 और 19 इज। जो परिवर्तनीय मान या विचरण मान है 11 7 6 9 12 15 और 19 का, तो इनकी माध्यिका क्या है। तो हम माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका में भी हमें जब इस तरीके के अंक आते हैं तो हमें इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाना रहता है। तो इसमें जैसे कि आप नीचे सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि संख्या को बढ़ते क्रम में जमाया है, तो 6 7 9 11 12 15 19। फिर इसमें से हम बीच वाला, यदि संख्या कैसी है इसमें दे रखा है जैसे कि संख्या विषम है, तो विषम में हमें सेंटर वाली चीज़ लेना है या केंद्र में जो स्थित है। तो केंद्र में चौथी संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 4, तो 11वां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 11वां। और यदि यहीं दे रखा है नीचे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं,
याद रहे जब संख्याओं की संख्या सम होती है तो हमें बीच की दो संख्याओं का औसत निकालना होता है, लेकिन इस मामले में संख्या की संख्या विषम है, संख्या समूह की संख्या कैसी है, विषम है। तो हमें डायरेक्ट सीधे सेंटर का मान मिल जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, इसमें 7 हो रहे हैं। तो 7 में जो बीच वाला नंबर कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा। ठीक है, 3 आगे रह जाएंगे, 3 पीछे रह जाएंगे, बीच में चौथा वाला नंबर रहेगा। तो चौथे नंबर पे कौन सा आ रही है डिजिट, 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 10 इज द मीन ऑफ ए सेट ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन। जो 7 प्रेक्षणों के एक समूह रहता है उसका माध्य 10 है। फिर दे रखा है नेक्स्ट में 5 इज द मीन ऑफ द सेट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन। 3 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 5 है। तो संयुक्त समूह का माध्य कितना होगा। तो हम इसमें सॉल्यूशन में देख लेते हैं। जो अलग अलग सेट दे रखे हैं, 7 संख्या है, जैसे कि 7 ऑब्जर्वेशन है जिनका औसत 10 है, और दूसरा है 3 प्रेक्षण है जिनका औसत 5 है। तो इनके टोटल नंबर ऑफ निकालना है। तो आपको सीधे से दिमाग नहीं ज़्यादा नहीं दौड़ाना है। तो इसमें आपको डायरेक्ट समांतर माध्य का फॉर्मूला याद रखना है, जो हमने देखा था कि सम ऑफ वैल्यू, यदि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है तो सम ऑफ वैल्यू। अब इसमें हमें समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, तो मानों का योगफल बटे मानों की संख्या है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे को, जो कि मान है मीन, जिसे हम माध्य बोलते हैं। तो माध्य दे रखा कितना है, 10 है। और जो मानों का योग, मानों की संख्या है, मतलब कि 7 प्रेक्षणों है, तो ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 7 मानों की संख्या में आ जाएगा। और मानों का योगफल हमें याद करना है, या सम ऑफ वैल्यू को पता करना है। तो पहला तो ये आ जाएगा, हमें 2 समीकरण बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली समीकरण बन जाएगी 7 इंटू 10 करेंगे। आप इसमें फॉर्मूले में भी देख सकते हो, पहले सेट का कुल योग, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मानों का योग है ना। और जो औसत है वह मीन है, और प्रेक्षणों की संख्या मतलब कि मानों की संख्या। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, पहले सेट का कुल योग आ जाएगा। फिर दूसरे सेट का कुल योग चाहिए, तो दूसरे सेट में हमारा औसत और प्रेक्षणों की संख्या। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये फॉर्मूला मीन का ही लगा हुआ है, इसमें समांतर माध्य का ही फॉर्मूला लगाया है, मानों का योगफल बटे मानों की संख्या वाला ही। सिर्फ इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है हिंदी में लिखने का। अब दोनों सेटों का कुल योग, इसमें दोनों का पहले सेट का कुल योग आ गया 70, दूसरे सेट का कुल योग आ गया 15। अब दोनों सेट का टोटल कर लेंगे, कुल योग कितना आएगा, 85 आ जाएगा। अब हम संयुक्त सेटों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें जैसे कि पहले सेट की संख्या कितनी थी, 7 है, और दूसरे सेट की संख्या कितनी है, 3 है। तो 7 में +3 कर लेंगे तो दोनों सेटों की संख्या आ जाएगी, तो 10 आ जाएगी। फिर से भाई समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना तीसरी बार भी हमारे को। तो हम समांतर माध्य का तो कुल योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो संयुक्त सेट का औसत निकालना है। तो कुल योग हमारा कितना आया था, 85 आया था। कैसा आया था, 70 और 15 को प्लस करा तो हमारा तो 85 आ गया था। और कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी आ गई, 10। तो इसमें हम भाग दे देंगे तो 8.5। तो जो हमारा इस प्रकार संयुक्त सेट का औसत आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, 7 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 10 है, और 3 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 5 है। तो संयुक्त समूहों का माध्य कितना होगा, 8.5। इसमें मेन रोल है आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए मेनली। ठीक है, तीनों प्रकार के फॉर्मूले याद कर लेना, माध्य का, माध्यिका का और बहुलक, और मानक विचलन, माध्य विचलन और विसरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन केस ऑफ परसेंटाइल। जब नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज बताना हमारे को परसेंटाइल के बेस पर, तो यदि प्रतिशतक के मामले में विभाजन मानों की संख्या कितनी होती है, तो पार्टीशन वैल्यूज किसको बोलते हैं, जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना या अलग अलग भागों में बांटना। तो जो प्रतिशतक, परसेंटाइल का मतलब होता है 100। सबको याद होगा कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। ठीक है, तो प्रतिशत के मामले में विभाजन मान का उपयोग है डेटा को 100 समान भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक प्रतिशतक का एक विशिष्ट मान से संबंधित होता है, जिसके नीचे एक निश्चित प्रतिशत डेटा होता है। चूंकि प्रतिशतक डेटा को 100 समान भागों में विभाजित करना है, तो 99 विभाजन मान होता है। इसलिए क्योंकि जो 100वां प्रतिशतक वो स्वयं अधिकतम मान होता है, इसलिए हम 100वें का इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम कितने भागों में डिवाइड होता है, वो 99 भागों में या 99 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो प्रतिशतक के मामले में विभाजन मानों की संख्या कितनी होती है, 99 होती है। इसको याद रख लेना या रट लेना, क्योंकि ये आता है हमेशा ही क्वेश्चन। द रिलेशनशिप्स अमोंग द अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, या अंकगणितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो GM, AM और HM, तो ये क्या है, तो हमें इसमें रिलेशनशिप से स्थापित करना है। तो इसमें सीधे से दे रखा है गुणोत्तर माध्य बराबर, रूट में लगा दिया इन्होंने, अंकगणितीय माध्य गुणा हरात्मक माध्य। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और एक फॉर्मूला ऐसा भी आ जाएगा कि गुणोत्तर माध्य पर स्क्वायर लगा हुआ रहेगा, बराबर
दोनों का गुणा कर देना, अर्थमेटिक मीन्स इंटू हार्मोनिक मीन्स, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके गुणोत्तर जो माध्य या जीएम है या जियोमेट्रिक मीन है उस पर स्क्वायर है, तो एक तो ये रिलेशनशिप से भी बन जाएगी उस पर, ठीक है। तो जीएम स्क्वायर बराबर बाकी पूरा ए एम इंटू एच एम, एक तो ये है, और बाकी की रिलेशनशिप से इसमें नीचे दे रखी है, जैसे कि आ जाएगा हरात्मक माध्य गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य छोटा है या बराबर है गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य छोटा है या बराबर है अंक गणितीय माध्य या अर्थमेटिक मीन्स है, ठीक है। एक तो ये है, फिर इसमें और भी है एक और, ये नीचे लास्ट में दे रखा है 2ab अपॉन ए प्लस बी, छोटा या बराबर है अंडर रूट ए इंटू बी, छोटा या बराबर है ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये तीनों ही चीज़ आप जो रिलेशनशिप से में याद कर लेना, ठीक है। 3 रिलेशनशिप से बन रही है, एक तो ये वाली है जो आंसर में दे रखी है ए वाली, और एक मैंने स्क्वायर वाली बताई है, और एक ये वाली है एच एम वाली, और एक ये लास्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट, और ये तीनों ही फॉर्मूले याद रख लेना, अभी आगे भी सॉल्यूशन या सवाल आने वाले हैं इसके बेस पे, तो हम सोल्व करेंगे, तो ये तीनों ही फॉर्मूले याद रख लेना। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूले दे देंगे। अंक गणितीय माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बटे 2 होता है। गुणोत्तर माध्य का होता है अंडर रूट ए इंटू बी या ए गुणा बी होता है। हरात्मक माध्य का क्या होता है 2ab बटे ए प्लस बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज इन बिटवीन, तो किसी घटना की प्रायिकता बीच में होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, 0 से 1 के बीच में होती है। 0 होगी या 1 होगी या 1 से बीच में होगी, 0 के बराबर है या बड़ा है किसी घटना की संभावना, या 1 से कम है या बराबर है, ठीक है, इन दोनों के मध्य में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेजर्स ऑफ ए डिस्पर्सन्स विच इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू इज, परिक्षेपण के माप जो चरम मूल्यों से में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वह है, जो परिक्षेपण की जो माप है वह चरम मूल्य पर सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन रेंज आएगा। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या दे रखा है। रेंज विषम डेटा के सबसे बड़े और छोटे मान के बीच का अंतर होता है। सब विसरण डेटा जो रहता है या डिस्पर्शन जो रहता है उसका जो सबसे बड़ा मान रहता है और जो सबसे छोटा मान रहता है उनका डिफरेंस बोलते हैं रेंज को, है ना। यदि डेटा सेट में कोई चरम मूल्य जैसे बहुत अधिक या बहुत कम मान हो तो वह विसरण को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, तो मतलब कि इससे प्रभावित हो रहा इफेक्ट पड़ रहा है या इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। विचरण, तो विचरण सर्वोच्च मान माइनस न्यूनतम मान हो गया। इसके अलावा विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक माप ही है जो चरम मानों से प्रभावित तो होता है, लेकिन यह विचरण की तुलना में कम होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी है लेकिन यह रेंज की तुलना में कम होता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, रेंज। कुल मिलाकर परिक्षेपण के माप जो चरम मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वह किससे होते हैं, विचरण या रेंज से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देखो 0 है ही सही, 0 से 1 के बीच में तो रहती है, -1 बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा। 0.5 हो सकती है, कैसे होगी, तो 0.5 का मतलब रहता है यदि हम किसी, जैसे कि हम किसी सिक्के को उछाल रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या रहता है अंदाजा, हेड या टेल आने की संभावना कितनी रहती है 50-50%, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं 0.5% या 0.5% संभावना है, 0.5 बोल सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कैसा रहता है मान, इन दोनों का आधा करेंगे, 0 और 1 के बीच में तो 0.5 आएगा ना, या तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, तो 50-50% चांसेस को ही, जब किसी घटना की संभावना 0.5 होती है तो इसका मतलब होता है कि उस घटना के होने न होने की संभावना समान होती है, इसे सामान्य शब्दों में 50-50 संभावना कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन गुणांक के लिए सूत्र है, तो परिवर्तन गुणांक के लिए जो सूत्र आप देख सकते हो इसमें, तो जो है स्टैंडर्ड डेविएशंस अपॉन मीन इंटू 100%, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल है ये याद रख लेना, और मीन मतलब माध्य का जो सिंबल है ये भी याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा लिख के नहीं देगा कि वो मानक मिश्रण बताए माध्य गुणज 100%, तो वो डायरेक्ट सिंबल पे बेस पर ही क्वेश्चन उठा के दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल फॉर मेजर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वस्तुओं की भिन्नता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन है मीडियन, ऑप्शन बी है हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी है डिस्पर्सन, ऑप्शन डी है मोड। जो रहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वस्तुओं की विभिन्नता या भिन्नता को मापने के लिए किया जाता है, वेरिएशन को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या रहता है देख लेते हैं। डिस्पर्सन
वह माप है जो डेटा के विभिन्न मानों के फैलाव या विस्तार को मापती ही विचरण के माप जैसे कि विचरण, रेंज, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस आदि का उपयोग डेटा सेट की विविधता को मापने के लिए किया जाता है। विचरण वह माप है जो डेटा के विभिन्न मानों के फैलाव या विस्तार को मापती है, उसकी रेंज को मापती है, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को मापती है, उसकी वेरिएंस को मापती है। तो उसमें क्या आएगा, डिस्पर्सन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल्स एंगल इन पाई चार्ट में कुल कोण है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, 360 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेरिएबल इज ऑलवेज इन। एक चर की आवृत्ति हमेशा होती है, तो फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, या लेस देन फॉर्म में, या इंटीजर या फॉर्म में, या पूर्णांक में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा, इंटीजर फॉर्म या पूर्णांक में होती फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल या किसी चर की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किस में होती है, तो पूर्णांक या इंटीजर फॉर्म में होती है, या नंबर में 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मेजर्स इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग रेट ऑफ ग्रोथ एक्सेट्रा। तो जो हमारा दर, वृद्धि आदि खोजने के लिए कौन सी माप का उपयोग करते हैं हम, तो मीडियन हो गया, जियोमेट्रिक मीन, या हार्मोनिक मीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, जियोमेट्रिक या गुणोत्तर माध्य है ना, वो हमारा इसमें यूज करते हैं। जियोमेट्रिक मीन से या गुणोत्तर माध्य का हम उपयोग करते हैं किसमें, जैसे कि दर या वृद्धि, रेट ऑफ ग्रोथ को नापने या मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशंस बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड इज। असामान्य वितरण में माध्य, माध्यिका और मोड के बीच संबंध है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन देख लेना आप, ऑप्शन डी है, मोड। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लेना। इसमें सॉल्यूशन में भी आता है, यदि थ्योरी में भी आ सकता है कभी। ठीक है, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, मतलब कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। रट लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अर्थमेटिक ऑफ टू नंबर्स इज 6.5 एंड देयर जी एम इज, या जियोमेट्रिक मीन से इज 6 देन द टू नंबर्स। और दो संख्याओं का ए एम या अर्थमेटिक मीन या अंकगणितीय माध्य 6.5 है और उनका ही जियोमेट्रिक या गुणोत्तर माध्य 6 है, तो दोनों संख्या क्या है, तो हम दोनों संख्या, हम इसके सॉल्यूशन में देखेंगे, दोनों संख्या को हम ए, और एक संख्या को ए मानेंगे और दूसरी संख्या को बी मानेंगे। तो हम देख लेते हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स इज गिवन। तो देखो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, इनने पहले अर्थमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया है, तो a प्लस बी बटे 2 आ गया है। ठीक है, फिर अर्थमेटिक मीन की जगह 6.5 रखा है और 2 से इंटू कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 13 आ गई। फिर नीचे ही ऐसे ही जियोमेट्रिक मीन में क्या दे रखा है इन्होंने, जियोमेट्रिक मीन में जी एम ए अंडर रूट द ए इंटू बी इक्वल टू 6, तो 6 की जगह जियोमेट्रिक मीन में 6 आ गया है। ठीक है, और ए इंटू बी की वैल्यू चाहिए, तो जो स्क्वायर रूट लगा है वह 6 पर स्क्वायर लग जाएगा जाके। आप देख सकते हैं इधर ए इंटू बी इक्वल टू 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। तो हमारा क्या आ गया, ए इंटू बी का भी मान आ गया और ए प्लस बी का मान भी हो गया। तो इन दोनों ही समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जिसमें हम बोलते हैं ना कि जोड़ने पर इतना आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो जोड़ने पर तो 13 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो इस तरीके की इक्वेशन बनती है। तो हम इक्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक्स ए प्लस बी का मान क्या था, 13 था, और ए इंटू बी का मान कितना था, 36 था। ठीक है, अब लेट्स सॉल्व। तो ये डायरेक्टली ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला रहता है, जो कि उससे थोड़ा सा डायरेक्टली है, इसमें हमें वैल्यू पुट करना रहती है और डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो हमें बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान हम रखते हैं 13 और 13 स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो ए का मान है 1 और सी का मान है 36। ठीक है, इससे ए प्लस बी ए बी सी में मान पुट करके जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो एक में आएगा, प्लस से करेंगे तो 9 आ जाएगा और माइनस से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका जो दो नंबर आएंगे वो 9 और 4 थे। देखो द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6.5 एंड देयर जियोमेट्रिक मीन से 6। देन द टू नंबर्स है, तो वह दो नंबर कौन से हैं, तो वो दो नंबर है हमारा डी 4 और 9। एक्स बराबर 4, वाई बराबर 9, वह दो संख्या 4 और 9 है, जिस पर हमारा अंकगणितीय माध्य 6.5 है और गुणोत्तर माध्य 6 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, ये सॉल्यूशन एक बार देख लेना कॉपी में करके भी। इन टॉसिंग द 3 फेयर कॉइन एट द टाइम, एक ही समय पर 3 कॉइन हम उछालते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड, मतलब कि अधिकतम एक हेड आने की संभावना क्या है यदि एक बार में हम 3 सिक्के को उछालते हैं। तो इसमें भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3 निष्पक्ष सिक्के को एक साथ उछालते हैं, उछालते समय कम से कम एक हेड मुख्य मिलने की संभावना निकालते हैं। देखो 3 सिक्के को उछालने पर कुल कितना आएगा,
हेड और टेल रहता है ना, मतलब कि दो चीज़ें हैं, हेड और टेल, और तीन सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तीन। तो 2 की पावर कितना आ गया, क्यूब आ गया। तो टोटल हमारी कितना हो गया, नंबर ऑफ 8। क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ये 8। ठीक है, अब हमें फेवरेबल आउटकम्स चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि अब उनमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें अधिकतम एक हेड आना ही चाहिए। ठीक है, अधिकतम अधिकतम चाहिए सिर्फ एक हेड, इससे मिनिमम 0 भी हो सकता है या 1 हो सकता है। तो अब वो देख लेते हैं हम। तो 2 की पावर 8 कराएं तो ये सारे ही दे रखे हैं। एक सिक्के को उछालने पर हेड आया, दूसरे को हेड आया, तीसरे पर भी हेड आया, एक पे हेड आया, दूसरे पर हेड आया, तीसरे पे टेल आया। तो ऐसे 8 कंडीशन बन गई है। अब हमें ऐसे चीज़ें छाटना, इसमें से 8 में से ऐसे छाटना है जिसमें एक हेड आए या फिर 0 हेड आए। तो एक हेड किस में आ रहा है, ये इसमें, एक तो इसमें आ रहा है एक हेड। ठीक है, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 1/2। एक बार देख लेते लास्ट तक हम। ये रहा 4/8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, ये है पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन बी आएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। द करेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज। एक चर एक्स के विचरण और मानक विचलन के बीच सही संबंध है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन बी आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस, फिर एक से चर आ गया और उस पर हमारा क्या हो गया, 1/2। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एच टी इक्वल टू अंडर रूट कर दो, अंडर रूट के अंदर वेरियंस आ गया और उसके बाद एक्स। ठीक है, ये भी आ जाएगा। अब उन्होंने अंडर रूट की जगह उन्होंने 1/2 लगा दिया, 1/2 का ही मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एच डी पर स्क्वायर लगा दो और फिर वेरिएबल, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोल्व करना आना चाहिए, बस ये है। ठीक है, और इसके ऊपर बस ये है। ठीक है, वेरिएंस और एक्स चर इक्वल टू एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, डाटा मस्ट बी अरेंज्ड एदर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स टू मैग्नीट्यूड इफ एन कंप्यूटर। डाटा को वृद्धि क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है यदि कोई निम्नलिखित में से किसकी गणना करने के लिए। तो पिछली बात हमने अभी इसमें एक क्वेश्चन भी देख लिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा मीडियन या माध्यिका है। माध्यिका में हमने बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाते हैं, फिर उसके बाद सेंटर वाली वैल्यू को उठा लेते हैं। यदि विषम होती है, सम होती है, तो फिर दो जो सेंटर में वैल्यू आती है उसका सम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ट्स ग्राफ्स आर द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स फैक्ट बाय द मीन्स ऑफ। चार्ट ग्राफ के माध्यम से संख्यात्मक तथ्यों की प्रस्तुति है। तो पॉइंट एंड लाइन्स, एरिया एंड अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, सी एच सिम्बॉल्स। तो जो चार्ट ग्राफ के माध्यम से संख्यात्मक तथ्यों की प्रस्तुति किसके द्वारा, तीनों के द्वारा होती है, सिंबल के द्वारा, पॉइंटर लाइन्स के द्वारा भी होती है, एरिया एंड अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी। एक आवृत्ति वितरण हो सकता है असतत, निरंतर, या बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा, बोथ ए एंड बी। असतत भी होगा, डिस्क्रेट या कंटिन्यूस, निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम इज सूटेबल फॉर द डाटा प्रेजेंटेड एज। हिस्टोग्राम इस रूप में प्रस्तुत डेटा के लिए उपयुक्त है। तो हमारा ऑप्शन है कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, या डिस्क्रेट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, या इंडिविजुअल सीरीज, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। इंटरवल भी आ जाएगा तो भी टिक कर देना, क्लास, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस, ये चारों वर्ड देख लेना। इन चारों ग्राम में हिस्टोग्राम इज सूटेबल फॉर द डाटा प्रेजेंट करने में सूटेबल होता है हिस्टोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर क्लासिफिकेशन डन फर्स्ट और टेबुलेशन। क्या वर्गीकरण पहले किया जाता है या तालिका बनाना, दोनों में से क्या पहले करना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, वर्गीकरण तालिका बनाने से पहले होता है। पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे फिर टेबुलेशन करेंगे। ठीक है, प्रीसीड का मतलब होता है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ मोड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, बहुलक कैसे निकालते हैं, बारंबारता से निकाल लेते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है उसको बहुलक कहते हैं हम। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला देख लीजिए आप। तो जो इसका फॉर्मूला करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए आएगा, फॉर्मूला। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन जैसे कि फॉर्मूला तो पूछ ही लिया इन्होंने, जैसे कि अब फॉर्मूला देकर ये पूछ लेंगे कि एल किसको संदर्भित करता है, एल का मतलब क्या होता है। तो वो ऑप्शन में दे देंगे लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल, या फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, या फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रिसेंडिंग द मॉडल क्लास, ऐसे ऑप्शन भी दे देंगे वो। तो इनके फॉर्मूले तो याद कर लेना, लेकिन इनको किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं या क्या बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं हम, F1 को क्या बोलते हैं, F0 को क्या बोलते हैं। तो ये सभी आपको दे रखा है नीचे डाटा, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार।
ठीक है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा। बहुलक का जो फॉर्मूला है मोड मोड इक्वल टू एल प्लस एच एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। द नाइन्थ रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए 9 नंबर इज एन संख्याओं के गुणनफल का एनवा मूल हो है तो अराइथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी, गुणोत्तर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 10, ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज्ड बाय द 10%, द मीन ऑफ इंक्रीज्ड ऑब्जर्वेशन विल बी। द अवलोकन का माध्य 10 है, सभी अवलोकन में 10% की वृद्धि हुई है, बड़े अवलोकन का माध्य होगा। देखो 10 ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण का माध्य कितना होता है? 10 है। सभी अवलोकन या सभी प्रेक्षणों में 10% की वृद्धि करते हैं तो बढ़ते हुए अवलोकन या प्रेक्षणों का माध्य होगा। तो हमारे इसमें सॉल्यूशन दे रखा है। जब हम कहते हैं कि सभी प्रेक्षणों का 10% तरीके से बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रेक्षण में उसकी मूल मात्रा 10% जोड़ना है। मान लीजिए कि इसमें एक डायरेक्ट सीधा भी तर्क दे रखा है। यदि शॉर्टकट से करना है तो आप इसमें ये कर लेना कि 1.10 से गुणा कर देना डायरेक्ट ही। यदि 10% से कुछ भी चीज़ इंक्रीज करनी है और हमें माध्य निकालना है उसका, तो 1.10 से गुणा कर देना, तो डायरेक्ट सीधा से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि 10 है और 10 में हमने 1.10 का गुणा करा तो 11 आ गया, तो 11 इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी इसमें डिटेल ये दे रखी है तो हम डिटेल भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक मूल प्रेक्षण x है, जब इसे 10% बढ़ाया जाता है तो नया प्रेक्षण होगा तो x प्लस 0.10, मतलब कि यह 10 का ही 10% कितना होता है? 0.10, 10 का 10%। ठीक है। 0.10 गुणा एक्स, हाँ, गुणा एक्स बराबर एक्स इंटू 1 प्लस 0.10 इक्वल टू एक्स इंटू 1.10। ठीक है। इसलिए जब भी सभी प्रेक्षणों को 10% बढ़ाया जाता है तो हम प्रत्येक मूल प्रेक्षणों को 1.110 से गुणा करते हैं। यही सिद्धांत माध्य के लिए भी लागू होता है। अब 1.110 कैसा आया? तो वो इस तरीके से आया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? हमारा ऑप्शन सी है 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्टीशन वैल्यू डिवाइड द टोटल सेट ऑफ वैल्यूज इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स। वह विभाजन मान जो कुल मानों के सेट को 10 समान भागों में विभाजित करता है। हमने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन ही था हमारा जो पिछले क्वेश्चन में गया है परसेंटाइल वाला, जो इसमें हम डिवाइड करते तो हमने 100 लिया था जिसमें 99 मान आते हैं डिवाइड पर। ठीक है। तो इसमें जैसे कि डिसाइल 10 बोल रखा है तो डिसाइल आएगा। ठीक है। 10 समान भागों में विभाजित करना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, डिसाइल 26 का ए आएगा। और परसेंटाइल में 100 आएगा जिसमें हम 99 भागों में विभाजित हुआ था। ठीक है। 100 भागों में बराबर 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया था परसेंटाइल में। क्वार्टाइल में क्या होता है? 4 बराबर भागों में विभाजित तो किया जाता है 25% के हिसाब से। ठीक है। 25% के हिसाब से। क्वार्टाइल में 4 भागों में, डेसाइल में 10 भागों में, परसेंटाइल में 100 भागों में विभाजित किया जाता है, समान भागों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज इन द मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट। मानों के एक समूह के विचलन के वर्गों का योग लगभग न्यूनतम होता है। मानों के एक समूह के विचलन के वर्गों का योग लगभग न्यूनतम होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, समांतर माध्य। माध्य के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? वर्गों का योग, विचलन के वर्गों का योग का लगभग न्यूनतम मान। ठीक है। माध्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। जो 27 वाला ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अ मेजर्स ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी गिवन अस द वैल्यू अबाउ द विच हाफ ऑफ द वैल्यूज फॉल एंड बिलो द विच हाफ ऑफ द वैल्यूज फॉल इज कॉल्ड। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है जिसे मूल्य के रूप में दिया जाता है, जिसके ऊपर आधे मूल्य आते हैं और जिसके नीचे आधे मूल्य गिरते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते होंगे शायद, मीडियन, मैक्सिमम, मोड या मीन या मीडियन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, मीडियन। क्योंकि जैसे कि हम इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं तो इसमें आधे मान तो बीच में नीचे आ गए और आधे ये जैसे कि मीडियन आ गया और आधे मान इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, shoes manufacturing company only manufactures shoes for adults company want to know the most popular size which type of the central tendency will be the most appropriate। जूते बनाने वाली कंपनी केवल वयस्कों के लिए जूते बनाती है। कंपनी जानना चाहती है कि सबसे लोकप्रिय आकार कौन सा है, किस प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति सबसे उपयुक्त होगी। तो इसमें जैसे कि इनमें बोला क्या है, वो कंपनी जानना चाहती है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय या सबसे ज़्यादा लोग किस साइज़ के जूते को पसंद करना चाहता है। तो इसमें बारंबारता वाला सवाल उठ ही रहा है, मतलब कि जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो बहुलक आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे तो बी आएगा, मोड आएगा 29 का बी, मोड। क्योंकि वही कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी उसी प्रोडक्ट को जो हमारी
रहती है, अडल्ट्स रहती हैं, जो उसको चॉइस ज़्यादा करते हैं तो वही सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे उस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल डिटरमाइनिंग द संचयी आवृत्ति तालिका का निर्माण यह निर्धारित करने में उपयोगी है। जो संचयी आवृत्ति तालिका का निर्माण किस चीज़ को निर्धारित करने में उपयोगी होता है? मीन, मोड, मीडियन या रेंज हो। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, मीडियन, माध्यिका। ठीक है, जो संचयी आवृत्ति तालिका का निर्माण यह निर्धारित करने में उपयोगी मीडियन को निर्धारित। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल डिटरमाइनिंग द द डिटरमाइनिंग द मीडियन। ठीक है, मीडियन को डिटरमाइन करते हैं जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है उसका उपयोग। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में देखेंगे। और इसमें अभी मैं 2 मिनट वेट करिएगा, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें कुछ क्या है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मिड टर्म पर्पस एंड थ्योरी पर्पस, या जिनकी भी इंटरनल एग्जाम होती है या माइनर एग्जाम होती है जिनमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उनके हिसाब से। जैसे कि डेफिनेशन तो सभी की करनी है आपको। मीडियन हो गई, मोड हो गई और मीन हो गई। मीन में भी 3 चीज़ आती है, एक एम, जीएम और एचएम। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों की डेफिनेशन कर लेना, मीन, मीडियन, मोड। और वेरिएंस और एक और कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, इन सब की। और राइट द डिमेरिट मैथमेटिकल डेफिनेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये देख लेना। फ्रिक्वेंसी और स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द प्रोबेबिलिटी, राइट द स्टेटमेंट। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना, आपके सिलेबस में इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं है टॉपिक्स ऑन, तो ही आप करना। यदि ये थ्योरी के पर्पज से तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, थ्योरी के एग्जाम से रहेंगे वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से। राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द टी टेस्ट देख लेना एक बार। सैम्पलिंग, व्हाट डू यू मीन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन तो कर ही लेना स्टैटिस्टिकल की। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन जैसे कि रिपीट हो रही है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आइडियल मेजर सेंट्रल टेंडेंसी पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इस सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक कवर कर लेना अच्छे से। ठीक है, हिस्टोग्राम एंड पाई डायग्राम। डिफाइन द डिस्पर्सन, क्या होता है डिस्पर्सन वाला देख लेना। और डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन द मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, है ना। ठीक है, कोटेसिस, डिस्कस द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और भी है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन आइडियल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एवरेज, और एक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।